हेलो एंड आई वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट और बीएड के अंतर्गत आने वाले सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये जो थ्योरी है संज्ञानात्मक विकास की, ये हमारे जीन पियाजे जी ने दी है। अब जीन पियाजे कौन थे? जीन पियाजे जो हैं वो एक मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। वो स्विस यानी कि स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। और तो और इनको मनोविज्ञान के विकासात्मक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इनका ये मानना था कि जो बच्चे हैं वो स्वयं ही ज्ञान का निर्माण करते हैं और वो खुद ही नई नई चीज़ बनाते हैं, जिसके कारण उन्हें, जो जिन पियाजे जी हैं, इन्होंने उन्हें नन्हे वैज्ञानिक माना है जो सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसलिए यहाँ ऊपर आप देखेंगे तो टाइटल में लिखा हुआ बच्चे संसार के बारे में अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। अब ये जो जिन पियाजे हैं ये स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। हमने इनके परिचय के बारे में जान लिया और इन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए उसके बारे में। अब हम बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास का प्रोसेस यानी कि कॉग्निटिव प्रोसेस कैसे होता है। ये इसमें 4 प्रक्रिया होती हैं, जिसमें पहली प्रक्रिया होती है स्कीमा। स्कीमा एक तरह से ये मान लो कि किसी के दिमाग में जो ज्ञान है, ठीक है, उस ज्ञान का अपने आप में एक फ़ोल्डर होना जहाँ सब कुछ, जैसे हमारा दिमाग है, हमारे दिमाग में सारी नॉलेज इकट्ठी होती है, यानी कि भंडारण बोलते हैं जैसे हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं स्टोरेज। मतलब वहाँ पर ज्ञान क्या होता है, इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्रक्रिया कैसे काम करती है? पहला हो गया स्कीमा यानी सूचनाएं इकट्ठे होना एक जगह पर दिमाग के अंदर। दूसरा है आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण होता है नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ना। मतलब अब जैसे हम पहली बार कोई चीज़ देखते हैं, हाँ भाई हमने देखा, वो हमारे दिमाग में छप गई, ठीक है, रह गई। फिर हमने एक और सेम चीज़ देखी, यानी कि पहले हमने जैसे कि अगर हम रास्ते से जा रहे हैं तो हमने एक कुत्ता देखा, हमने देखा हाँ भैया 4 पैर हैं और ये आवाज़ करता है, ठीक है, हमने देखा कुत्ता है। अब फिर आगे जाते हैं, फिर एक पीले कलर का कुत्ता दिखता है, तो मतलब वो और वो सेम नॉलेज है, पर लेकिन उसका कलर अलग है। पहले वाले का पीला था, इस वाले का वाइट है। तो अब वो क्या करेगा कि उस ज्ञान के साथ आत्मसातीकरण करेगा, मतलब उसको जोड़ने की कोशिश करेगा कि हाँ भैया इसके भी 4 हैं, इसके भी 4 पैर हैं, ठीक है, इसका ये कलर है, बट ये क्या कर रहा है, ये भी भौं-भौं कर रहा है। तो उस हिसाब से क्या हुआ कि ये दोनों के दोनों सेम है। तो इस प्रकार से दूसरी प्रक्रिया है आत्मसातीकरण यानी कि एसिमिलेशन, यानी कि पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, एसिमिलेशन। अब होता है समायोजन। अभी देखो स्कीमा में क्या हो रहा है कि जो नॉलेज है, ठीक है, नॉलेज इकट्ठी हो रही है। फिर दूसरी प्रक्रिया में क्या हो रहा है, उसमें नए ज्ञान के साथ पुराने ज्ञान को जोड़ा जा रहा है। बट अब थर्ड में प्रोसेस क्या हो रहा है, अकोमोडेशन यानी समायोजन। मतलब कि नए अनुभव के आधार पर पुराने स्कीमों में सुधार करना, ठीक है। ये प्रक्रिया जब काम करती है, जैसे मान लो आपने एक कुत्ता पीला एक कुत्ता वाइट आपने देखा, ठीक है, पहले को देखने के बाद आपके उसमें नॉलेज आई, नॉलेज आने के बाद आपने क्या किया, दूसरे कुत्ते को भी देखा, फिर आपने उससे क्या किया, आपने देखा अरे भाई ये तो 4 पैर 4 मुंह वाला है, तो हर 4 मुंह 4 पैर वाली चीज़ तो नहीं हो सकती, तो कुछ ना कुछ इसमें विशेषता होगी। फिर आपने क्या किया कि एक नया अनुभव देखा, एक नई चीज़ देखी कि हाँ भाई हाँ ये तो क्या कर रहा है, ये भौं-भौं कर रहा है, तो यानी कि एक कुत्ता है। तो इस प्रकार से नए ज्ञान या नए अनुभव को पुराने अनुभव के साथ जोड़ करके, ठीक है, संतुलन बना लेना ही समय योजना है, ठीक है। अब चौथा प्रोसेस आता है सामीकरण यानी कि इक्विलिब्राइजेशन, यानी कि पुराने और नए ज्ञान के बीच संतुलन बनाना। यानी कि आपने देखा कि भाई हम रास्ते से जा रहे थे, ठीक है, रास्ते में हमें एक बिल्ली थी, जो बिल्ली क्या थी, काली थी, और आगे जाके देखा फिर वाइट बिल्ली मिल गई। अब सेम टू सेम वहाँ ये प्रोसेस हो रहा है कि जो नॉलेज है, पुराना ज्ञान और नए ज्ञान के बीच में जब संतुलन बन गया हमें, अब क्या हो रहा है कि हमें पता लगा अरे भाई ये तो सेम ही सेम है, तो अब हमें इसमें संतुलन कैसे बनाए। तो हम क्या, अब उसमें हमें एक विशेषता पता लगती है कि अरे भाई इससे पहले वाले जो था वो तो कुत्ता था जिसके 4 पैर और एक मुंह था,
बट इस वाली में क्या है, इसके भी 4 पैर है, एक मुँह है, पर लेकिन ये क्या कर रही है, ये म्याऊं म्याऊं कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक बिल्ली है। उसकी एक विशेषता, अलग से विशेषता हमें क्या पता लगी कि वो एक बिल्ली है जो म्याऊं म्याऊं कर रही है। तो इस हिसाब से हमने क्या किया कि पुराने और नए ज्ञान के साथ संतुलन बना करके हमने उस चीज़ को समझा। इसको बोलते हैं समीकरण यानी कि इक्विलिब्राइजेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जीन पियाजे ने क्या किया। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए, जिनमें कि क्योंकि पियाजे का मानना था कि बच्चे केवल जानकारी नहीं सीखते बल्कि वे नन्हे वैज्ञानिक की तरह दुनिया की अपनी समझ खुद बनाते हैं। अब इसमें देखो, इन्होंने 4 स्टेजेस बनाई है जीन पियाजे जी ने। इसमें पहली है सेंसरो मोटर स्टेज यानी कि संवेद पेशी अवस्था। इस अवस्था में क्या है कि बच्चा क्या करता है कि बच्चा ये समझने लगता है कि वस्तु तब भी मौजूद रहती है जब वे दिखाई नहीं देती, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण। यानी कि बच्चा चीज़ों को देखना शुरू कर देता है, समझना शुरू कर देता है, पर लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर पाता इस अवस्था में। जैसे ये अवस्था क्या होती है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं और हिंदी में संवेद पेशी अवस्था बोलते हैं। इसी अवस्था में बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का भी गुण आ जाता है। इस अवस्था में बच्चा चीज़ों को देख सकता है, ठीक है, समझ सकता है, पर लेकिन वो उस पर कोई रिप्लाई नहीं कर सकता। यह है इसका गुण। इससे अगले, जैसे यहाँ देख रहे होगे आप चित्र में, बच्चा हाथ से छू रहा है डाई से छू रहा है, जीभ निकाल रहा है, आँखों से फ़ोन को देख रहा है, ठीक है, गुड्डे को देख रहा है। तो ये क्या है, ये संवेद पेशी अवस्था के कुछ महत्वपूर्ण चरण हैं, ठीक है। दूसरी अवस्था है हमारी पूर्व संक्रियात्मक चरण यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा हर चीज़, ये क्या है अवस्था, ये प्रक्रिया करने से पहले की अवस्था है, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक चरण यानी कि किसी भी चीज़ को या किसी भी क्रिया को करने से पहले की अवस्था है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये अवस्था क्या होती है, 2 से 7 वर्ष के बीच में होती है। अब इसमें सीखने का तरीका क्या है कि इस अवस्था में बच्चा अहम केंद्रिक होता है। जो उसे लगेगा, जैसे उसे लगा कि भाई मुझे ये चीज़ खानी है तो मुझे खानी है, वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता। यही एक ऐसी ये अवस्था होती है, ईगो सेंट्रिक भी बोलते हैं इसको, या ईगो सेंट्रिज्म भी बोलते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा दूसरे के नज़रिए को समझने में कठिनाई आती है तो वो अपने ही एक नज़रिया बना लेता है। और दूसरा टॉपिक है इसके अंदर जीववाद। अब इसमें क्या होता है कि बच्चा निर्जीव वस्तु को भी सजीव वस्तु समझता है। उदाहरण के लिए अगर बच्चा रोड पर चल रहा है, ठीक है, या फिर घर में है, घर में चलते चलते गिर गया या किसी चीज़ से टकरा गया, अब वो चीज़ तो निर्जीव है, ठीक है, पर लेकिन बच्चे के लिए वो संजीव है। उसे लगेगा कि इस चीज़ ने इसे मारा है, तो उसमें क्या होता है कि माँ आती है, उसे थप्पा देती है, बच्चा शांत हो जाता है। तो उस हिसाब से जो जीववाद का गुण है वो भी इसी अवस्था में आता है बच्चे में। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक चरण यानी कि कॉन्सर्ट ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में क्या होता है कि जो बच्चा है चीज़ों को देखता है, समझता है, ठीक है, पर लेकिन वो संपूर्ण रूप से उसे रिप्लाई नहीं कर पाता। इस अवस्था में सीखने का तरीका ठोस वस्तुओं के आधार पर तार्किक सोच, यानी कि जो चीज़ उसे दिखेगी वो सिर्फ उसी के हिसाब से रिप्लाई कर पाता है। ये अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की होती है, ठीक है। अब इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है संरक्षण, यानी कि समझना कि आकार बदलने से मात्रा नहीं बदलती। अब इस अवस्था में क्या है, देखो, अगर बच्चे को आप एक 100 का नोट दो, ठीक है, और एक सिक्का दो, तो इस अवस्था में उस 100 का नोट है उसकी वैल्यू अलग है, और एक 10 का सिक्का उसकी वैल्यू अलग है। तो इस अवस्था में जो बच्चों को ये लगेगा कि भाई इसकी वैल्यू ज़्यादा है 10 रुपये वाले सिक्के की और 100 रुपये वाले की कम है। तो ये जो किसी चीज़ का समझने का जो वो है जो आकार को समझना है, वो भी इसी अवस्था में आता है बच्चों के। दूसरा है वर्गीकरण, यानी कि इसमें क्या होता है, बच्चा ना चीज़ों को समूह में बांटना सीख जाता है इस अवस्था में। तो आप बच्चे को 4 जार दे दो, ठीक है, इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे, एक बच्चा है वो 4 जार लेके बैठा हुआ है, जिसमें वो क्या कर रहा है, चारों में अलग
अलग अलग हिस्सों में चीज़ों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो जो वर्गीकरण की जो प्रक्रिया है वो भी इसी अवस्था में बच्चे में आती है। चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक चरण, जो कि 11 वर्ष या उससे अधिक अवस्था में आरंभ होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि अमूर्त और काल्पनिक स्थिति पर विचार करना आ जाता है, यानी कि बच्चा प्लस माइनस ये सब चीज़ें करना सीख जाता है। ठीक है, जैसे नैतिक चिंतन, न्याय और स्वतंत्रता जैसे जटिल विषयों पर समझ विकसित करना, ये चीज़ भी बच्चा इसी अवस्था में आरंभ कर देता है। परिकल्पनात्मक तर्क, अगर ऐसा होता तो क्या होता, जैसे सवालों पर जवाब देने से क्लास में होता है ना, ये बच्चा बैठा हुआ है क्लास में, ठीक है, मास्टर पढ़ा रहा है, ठीक है, अगर कोई टॉपिक पढ़ा दिया तो वो कुछ ऐसे प्रश्न पूछ देगा जिससे मास्टर को गुस्सा आ जाएगा, मास्टर उसी समय बच्चे को थपया देगा। तो ये एक ऐसी फॉर्मल जो ऑपरेशनल स्टेज होती है वो ऐसी ही अवस्था होती है जिसमें बच्चा सोचना, प्रश्न करना, ये सब चीज़ें, ऐसा है तो ऐसा कैसे हो सकता है, न्यूटन जैसे कि लॉ पर सवाल उठा सकता है। ठीक है, यहाँ तक कि जिन प्याजे की थ्योरी पर भी सवाल उठा सकता है। तो ये होती है चौथी जो कि ऑपरेशनल स्टेज होती है। अब जो नीचे की तरफ आप देखें प्रो टिप में, याद रखें कि प्याजे के अनुसार हर बच्चा इन चरणों से ही क्रम से गुजरता है, हालांकि उनकी गति अलग अलग हो सकती है, क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है, जो दिमाग का होता है, कभी किसी का ज़्यादा हो जाता है, किसी का कम हो जाता है, किसी का समय से पहले हो जाता है तो किसी का समय के बाद होता है। तो ये सब चीज़ याद रखने वाली है। बात करते हैं जो थ्योरी है इसके मुख्य स्तंभ क्या है, या यूँ कहें कि इसके मेन पॉइंट क्या हैं। तो पहला है जैविक परिपक्वता, यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। इसमें क्या होता है कि उम्र के साथ दिमाग का विकसित होना, यानी कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपका दिमाग जो है डेवलप्ड होता रहता है, विकसित होता रहता है, आप नई नई चीज़ों, नए नए अनुभवों को सीखते जाते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक है अनुभव। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। अब उदाहरण के लिए कोई बच्चा है वो हर दिन स्कूल में जाता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो चीज़ों को देखेगा, वहाँ के वातावरण को समझेगा कि हाँ भाई स्कूल में ऐसे पढ़ाई होती है, मास्टर क्यों मारते हैं, ठीक है, हमें काम क्यों करना चाहिए। इन सब चीज़ों को क्या है वो वातावरण, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस से, अगर कोई मास्टर उसे मार रहा है तो उसका कारण उसे पता लगेगा। मारने के बाद हो सकता है कि अगले दिन बच्चा वो गलती ना करे, तो वहाँ वो क्या कर रहा है, जब उसने देखा कि हाँ भाई पहले दिन पिटाई होगी इस वजह से हुई थी तो अब मैं इस काम को पूरा करूँगा, तो ये एक तरह का एक्सपीरियंस के आधार पर भी बच्चा सीखता है। एक होता है सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कि सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया जिसे कहते हैं, दूसरों से सीखना। हालांकि प्याजे ने इसे बहुत कम महत्व बताया, लेकिन होता यह है कि अगर हम किसी बच्चे को, बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं हमारा बच्चा नहीं पढ़ता, ठीक है, तो अगर आप उसे वैसा वातावरण दोगे तभी तो वो पढ़ेगा। आप एक बच्चे को एक डंडा लेकर के पढ़ाने बैठ जाओ तो वो नहीं पढ़ेगा, आपको उसे एक वातावरण देना पड़ेगा। आपका बच्चा बात नहीं करता या खेलता नहीं है, उसे आदत नहीं है लोगों के साथ मिलने जुलने की, ठीक है, आप कुछ मत करो उसे, आप क्या करो, एक ऐसा वातावरण दे दो जहाँ उसी की एज के बच्चे हों, जहाँ पढ़ रहे हो, तो वो क्या करेगा, उनको देख करके उन चीज़ों को सीखेगा। तो ये थे सिद्धांत के मुख्य स्तंभ। अब बात करते हैं कि जो जिन प्याजे हैं उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया उसमें शिक्षा के उसमें क्या क्रांति आई। उन्होंने माना था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो अपनी दुनिया का निर्माण स्वयं करते हैं। अब ये जो सिद्धांत है इसके शिक्षा के क्षेत्र में इसका जो 3 मुख्य स्तंभ बताए गए हैं। नंबर 1 बाल केंद्रित शिक्षा। इनका मानना था कि शिक्षक अब लेक्चर नहीं बल्कि फैसिलिटेटर होना चाहिए, यानी कि जब कोई टीचर एक कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो एज ए हिटलर या फिर यूँ कहें कि सिर्फ बोलना नहीं है, बच्चों को पढ़ाना नहीं है, उनकी सहायता भी करनी है, उन्हें समझाना भी है। बच्चों को ये लगना चाहिए कि ये मेरी मदद कर रहे हैं, ये नहीं कि वहाँ खड़े होकर के आपने सिर्फ लेक्चर दिया और आप चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे की रुचि और गति के अनुसार पढ़ाई होनी चाहिए। अब आजकल क्या होता है कि जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं अब उनका इंटरव्यू लेते तो वो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपको पढ़ाते हैं, लेकिन जब वहाँ इंटरव्यूअर जब देख रहा होता तो उसे लगता है कि हाँ भाई हाँ ये टीचर हमारे लिए अच्छा है, बट एक्चुअलिटी में होता क्या है,
वो तो सिर्फ एक इंटरव्यू में वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं, वहाँ उन्हें लगता है कि हाँ भाई हाँ ये तो बहुत अच्छा पढ़ाएगा, पर लेकिन जब क्लास की रियलिटी पता लगती है वो तो खुद इतने बोरिंग हो जाते हैं पढ़ा पढ़ा करके कि उनके अंदर मन ही नहीं करता। तो इसलिए जब कोई शिक्षक कक्षा में आ रहा है पढ़ा रहा है तो उसे एनर्जेटिक होना चाहिए, बच्चों के साथ मिलजुल कर पढ़ाना चाहिए उसे। ऐसा नहीं लगना चाहिए तो हेड मास्टर आ गया, अब क्या आधा घंटा बर्बाद करना है फिर सो जाना है पढ़ते। कुछ बच्चे तो पढ़ते पढ़ते ही सो जाते हैं। तो इसलिए हमें ये भी रखना चाहिए कि बच्चे की रुचि और गति के अनुसार पढ़ाई हो। शिक्षा बच्चे पर थोपी नहीं जाती, उसके साथ विकसित होती है। तो ये भी थी कि जिन पियाजे ने जब ये सिद्धांत दिया तो उन्होंने बताया कि जो शिक्षा है ना उसको आप बच्चे पे थोप नहीं सकते, बच्चे के अंदर आपको इंटरेस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। तो जब बच्चे को पढ़ाते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में यही होता है बाल केंद्रित शिक्षा में, कि हमें बच्चे को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को पढ़ानी है, ना कि अपने आप से सिर्फ हम पढ़ाए जा रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। तीसरा स्तंभ है इसका करके सीखना, यानी डिस्कवरी लर्निंग। इसमें देखो इन्होंने क्या किया, जिन प्याजे ने रटने की मनाही करी, सूचना को याद करने के बजाय उसे खोजना, यानी कि उसे समझना। अगर आप साइंस हो गया, मैथ हो गया, ठीक है, हिस्ट्री भी अगर आप पढ़ा रहे हो तो आप उसे एज अ ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करो ताकि बच्चा देख के चीज़ों को समझ पाए, ठीक है। या अगर आप साइंस पढ़ा है तो आप उसे करके बताओ ताकि वो उस नियम को सही से समझ पाए। और मैथ है तो आप उसको सोल्व करवाओ, उसे बोर्ड पे बुलाओ, उसे वीडियो दिखाओ, तो उस बेस पे आप स्टडी करवाओ। अब देखें गतिविधियाँ, खेल, प्रयोग और प्रोजेक्ट्स के माध्यम से ज्ञान का निर्माण। हम हर सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट या फिर यूँ कहें कि फाइल बनवाते हैं या प्रयोजन कार्य जो देते हैं वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो मतलब प्रैक्टिकली बेस्ड हो, ये नहीं कि सिर्फ लिखा जा रहा है, ठीक है। बच्चा खुद सक्रिय होकर पर्यावरण से सीखता है। इसमें क्या होता है डिस्कवरी लर्निंग में, बच्चे क्या होता है, अगर आप उनसे कोई टॉपिक दिया, आपने बोला कि कुछ नहीं करना, आपको हिटलर की बायोग्राफी लिखनी है, बट आपको ऐसी कहीं से चेपना नहीं है, आपको जगह जगह से जा कर के उसके बारे में पता करो, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चे का सोशली डेवलपमेंट होगा, वो जाएगा, लोगों से बात करेगा, ठीक है। फिर जो उनकी जो सोच होगी उसको अपने शब्दों में वो फाइल में लिखेगा। तो क्या होता है कि बच्चा खुद सक्रिय होकर पर्यावरण से भी सीखता है, लोगों से भी सीखता है। अगला एंड थर्ड जो इसका वो है अवस्था, जो है मानसिक अवस्था अनुसार पाठ्यक्रम, एज अप्रोप्रिएट सरिकुलम। इसमें क्या करा जाता है कि इसमें बच्चे के अनुसार आप जो पाठ का निर्माण कर रहे हो, जो भी आप बच्चे को पढ़ाने वाले हो, बच्चे की उम्र के हिसाब से उन्हें पढ़ाना है, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग एज के हिसाब से चीज़ों को अडेप्ट करता है, नॉलेज को गेन करता है। तो जब हम उस बच्चे को पढ़ाते हैं तो हमें पढ़ाने की जो चीज़ होती है वो बच्चे के हिसाब से बनानी होती है, ठीक है। 5 साल का बच्चा ठोस वस्तु से सीखता है, तो हमें जब हम कक्षा में जा रहे हैं तो हमारे लिए बेस्ट होगा कि अगर हम कक्षा में जा रहे हैं कुछ चीज़ पढ़ा रहे हैं तो हम जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उसकी कोई ठोस वस्तु या कोई चीज़ लेके जाएं और फिर उसे दिखाते हुए हमें पढ़ाएं, तो बच्चे को जल्दी याद हो जाता है। संज्ञानात्मक क्षमता, यानी कि कॉग्निटिव कैपेसिटी, हर उम्र की अपनी सीमा होती है। चाहे बच्चे का, अब कोई 4 साल का बच्चा है तो कुछ सब कम समझेगा, 5 से 10 साल का है तो उससे ज़्यादा समझेगा। तो ये चीज़ हमारे ध्यान रखने वाली होती है। उदाहरण के लिए 12 साल का बच्चा है, अमूर्त विचारों को समझ सकता है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, वो खुद भी आइडिया बिल्ड कर सकता है। अगर हम कोई कॉन्सेप्ट देते हैं, हम उससे बोलते हैं कि हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, हमने कोई मैथ का फॉर्मूला दे दिया, ठीक है, उस बच्चे को समझाने के लिए। अब वो बच्चा क्या करेगा, उस फॉर्मूले में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करेगा, वहाँ वो अगर वहाँ उसकी गलती हो तो आपसे आकर के मास्टर से पूछेगा। तो ये 12 साल का, तो ये जो पाठ्यक्रम है वो हमारा बच्चों के हिसाब से होना चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।